नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे टिकट पर घमासान, शिकायत आलाकमान। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केदारनाथ में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भाजपा कांग्रेस में जिताऊ प्रत्याशी पर मंथन भी तेज हो गया है। भाजपा ने एक ओर जहां संभावित उम्मीदवारों की सूची हाईकमान को भेज दी है, तो वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशी को लेकर 24 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल को लेकर भी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक गणेश गोदयाल ने सोमवार को प्रत्याशियों का पैनल सीधे कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा को भेज दिया। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कड़ी आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में 13 दावेदारों के नाम भेजे हैं। प्रभारी कुमारी शैलजा को पैनल के संबंध में क्या रिपोर्ट भेजी गई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी भनक तक नहीं है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वो इस पूरे मामले में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष आपत्ति जताएंगे। भाजपा ने कांग्रेस में चल रहे इस घमासान के बीच 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में सीएम धामी समेत कई दिग्गज शामिल हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ऐसी स्थिति में केदारनाथ का चुनावी दंगल जीत पाएगी? करेंगे इसी पर आज विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समय बेहद कम है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए भाजपा कांग्रेस में तैयारियां तेज है। इस बीच भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का पैनल हाई कमान को भेज दिया है, जबकि कांग्रेस की गुरुवार को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशी को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं प्रत्याशी चयन से पहले भाजपा में प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। दरअसल केदारनाथ सीट से 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार चुके कुलदीप सिंह रावत के तेवरों से भाजपा में बेचैनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हो चुके कुलदीप उपचुनाव में टिकट न मिलने पर बड़ा कदम उठाने की चेतावनी दे रहे हैं। अभी इस बीच मेरे 1-1.5 महीने से कुछ समर्थन कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें जनता बहुत खुल के आई है। महिलाएं आई हैं, युवा आए हैं। उनकी एक उम्मीद है कि अगर आप हमारे क्षेत्र पर आपको मिलता है, आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मैंने समाज सेवक था, बहुत सारे काम वहाँ पे किए हैं अपने जो व्यक्तिगत स्तर के होते हैं, जैसे अनाथ बच्चों को गोद देना, गरीब लड़कियों को शादी करवाना, किसी गरीब का इलाज करवाना, विधवा बहनों की मदद करना, धार्मिक कार्य में सहयोग करना, खेल कूद में सहयोग करना। ऐसे मैंने कई काम वहाँ पे किए हैं। उससे लोग प्रभावित होकर मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे कामों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 चुनाव जो मैंने लड़े हैं वो कोई पॉलिटिकल चुनाव नहीं समझ के हम जो है सामाजिक कार्यकर्ता था। इसलिए लोगों ने एक मुझसे उम्मीद जताई थी कि अगर आप क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करते हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर क्षेत्र में बहुत क्षेत्र विजन में वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। हमारा एक वहाँ पे एक जो सपना था कि प्राकृतिक संसाधनों खनिजों से हम वहाँ पर रोजगार दे सकें। क्या मंगलौर की जनता ने कमाल किया, बद्री बाबा ने कमाल किया, विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया। हमको तो अयोध्या में भी राम जी का आशीर्वाद मिला, हमको प्रयागराज में गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद मिला, हमें रामेश्वरम में शंकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिला, हमें रामटेक में आशीर्वाद मिला, चित्रकूट में आशीर्वाद मिला। तो इस बार केदारनाथ जी में भी आशीर्वाद मिलेगा। भगवान इनकी चालाकियां समझ गए और उनकी दुष्टता भी समझ गए, इसलिए केदारनाथ जी की चरणों पे हमें विश्वास है। केदारनाथ जी की जो दिव्य जनता है उन पे भी हमें भरोसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी 1 सप्ताह है। तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी।
आपको बता दें कि इसी साल 9 जुलाई को केदारनाथ से भाजपा विधायक सैलारानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी। वहीं चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। इस बीच कांग्रेस में केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल को लेकर घमासान भी शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक गणेश गोदियाल ने सोमवार को प्रत्याशियों का पैनल सीधे कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को भेज दिया था। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कड़ी आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में 13 दावेदारों के नाम भेजे हैं। प्रभारी कुमारी सैलजा को पैनल के संबंध में क्या रिपोर्ट भेजी गई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी भनक तक नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। 12-13 लोगों के नामों पर डिस्कशन चल रहा है और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। जो हमारे वहाँ सर्वे टीमें गई थी, 3 अलग अलग किस्म की सर्वे हुई हैं, उसमें तीनों की रिपोर्ट्स भी लगभग हमारे पास हैं। उसको वो रिपोर्ट्स का सुझाव जो है वो हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा। चूँकि बीजेपी भी अभी अपने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है और वहाँ भी कैंडिडेट्स हैं और रार चल रही है, तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी अपना स्टेप लेगी। देखिए 24 को आप लोग बातचीत कर लेंगे वहाँ, और उसके बाद जो भी तय होगा, क्योंकि वो एकदम से खुलासा नहीं करेंगे। हम भी बीजेपी की रणनीति के तहत ही अपना काम करेंगे और बीजेपी हमारी रणनीति के तहत काम करना चाह रही है। अब ये राजनीति है, इसमें देखेंगे सही समय पर सही फैसला लिया जाए। कांग्रेस तो अपने उलझनों में, अपने आपस की गुटबाजी में उलझी हुई है और जो जानकारी में आ रहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कई तरह के आरोप अपने नेतृत्व पर लगाए हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सी है। ये मीडिया के द्वारा ही प्रचार प्रसारित है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में चूँकि डेमोक्रेसी ज़्यादा है, हर चीज़ बाहर आ जाती है, हर चीज़ खुली चर्चा होती, खुली किताब की तरह से, इसलिए और मीडिया को बहाना मिल जाता है। तो बहाना मात्र है, कुछ नहीं। पार्टी अनुशासित है। रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स की अल्टीमेटली रिपोर्ट दिल्ली भेजेंगे तो भी अध्यक्ष को आएगा, अध्यक्ष के थ्रू ही जानी चाहिए। जो व्यवस्थाएं हैं तो वो उसमें कोई सा मामले, सब मामला सॉल्व हो जाएगा। ये तो मीडिया और विपक्ष ने थोड़ा हवा दे दी। विपक्ष जो कि बहुत कमज़ोर है, वहाँ कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है केदारनाथ। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया गतिमान है तो वहीं भाजपा कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर मंथन भी चल रहा है। साथ ही दोनों ही दल जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस में प्रत्याशियों के पैनल को लेकर शुरू हुआ घमासान पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वहीं भाजपा चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है और अब भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज भी चुनावी मैदान में उतार दी है। देखना होगा केदारनाथ उपचुनाव का परिणाम किसके पक्ष में जाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। सुमित डंगवाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। और रतन मणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सत्यवीर सिंह चौहान और आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, आज कांग्रेस पार्टी से शुरुआत कर लेते हैं। आमतौर पर मैं चर्चा सत्ता पक्ष से शुरू करती हूँ, लेकिन क्योंकि फिलहाल असमंजस में स्थिति कांग्रेस की नजर आ रही है, कई सारी दिक्कतें हैं। पहले भी चुनावों में हमने देखा आपसी कलह और गुटबाजी, इसका शिकार रही है कांग्रेस। कई बार बहुत नजदीक तक आई जीत के, लेकिन जीत नहीं पाई। और इस बार भी कुछ ऐसा ही है सर। फैसले में कभी कमेटी को पता है तो कभी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता है। शीर्ष नेतृत्व कितने फैसले लेगा? प्रदेश में मजबूत कांग्रेस शायद इसी वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि जो नेतृत्व है वो मजबूत नहीं है प्रदेश का। देखिए गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बात से ये नहीं होता कि मजबूत नहीं है। अगर पर्यवेक्षक ने अगर नाम ऊपर भेजा तो इससे ये फर्क नहीं, ये बात का कोई मतलब नहीं है कि हम मजबूत नहीं है। अच्छा। हम मजबूत हैं तभी तो उन्होंने नाम भी भेजा है और वहाँ पे एक बैठक भी होने वाली है जिसमें सब मिलकर नामों का तय करेंगे कि किसको टिकट मिलना चाहिए। कुछ चीजें गोपनीय होती हैं, उसे गोपनीय रखा जाता है, तो निश्चित ही वो चीज को गोपनीय रखते हुए अगर वहां पर उस पर चर्चा हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे कांग्रेस पार्टी कोई कमजोर हो रही है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और वहां पर हमारे जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने जो भी अपना वहां देखा और जो पूछा है लोगों से, तो मुझे लगता है उसके हिसाब से बनाई और वो रिपोर्ट आगे जाएगी।
ठीक है सर, लेकिन आशीष जी आप जो कह रहे हैं कि इतने कहने मात्र से या इतने एक्शन से ये साबित नहीं होता कि आप मजबूत नहीं है, क्यों नहीं होता सर? एक प्रोसीजर होता है, इस एक आपके एक्शन से कितनी सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या इस बात को कांग्रेस को विचार नहीं करना चाहिए? पार्टी में अनुशासन होता है, बीजेपी इस चीज के लिए जानी जाती है कि कोई भी नियम नहीं टूट सकते। एक प्रोसीजर होता है कि ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, अगर नाम जाने हैं शीर्ष नेतृत्व को भी तो कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी है। क्या ये सब कांग्रेस में नहीं होता? और अगर नहीं होता तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस में गुटबाजी होती है? सर गुटबाजी तो रही है, टीवी पर बैठकर आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि हाँ हम इस वजह से कई बार हारे, कई बार इस वजह से हम पीछे हुए, तो उसका इलाज क्यों नहीं किया जाता? वो समस्या सुधारी क्यों नहीं जाती? देखिए गरिमा जी, प्रभारी जी ने नियुक्ति करी थी माननीय गणेश गोदियाल जी की, वो भी हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और उन्हें लगा होगा कि भाई जब उन्होंने नियुक्ति करी है, डायरेक्ट ऊपर से नियुक्ति हुई है, तो मैं डायरेक्ट इसको रिपोर्ट आगे भेज देता हूँ। तो उस आधार पर रिपोर्ट जाने से कांग्रेस का कमजोर होती है। कैंडिडेट तो उनमें से कोई एक चुना जाना है, जो कैंडिडेट हमारे हैं उनमें से कोई एक चुना जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इससे मजबूती से कोई फर्क पड़ता है। निश्चित जनता विकास के नाम पर वोट देगी, जनता देखेगी केदारनाथ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हाल किया, भगवान को भी ठगने का काम किया, सोना चोरी की, तो हर चीज का जवाब जनता देगी और वोट तो जनता को देना है और निश्चित कांग्रेस प्रत्याशी को ही देना है। और जो भी माननीय गणेश गोदियाल जी ने भी जो नाम भेजे हैं, वो किसी ना किसी कांग्रेस प्रत्याशी का नाम आएगा और कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट मिलेगा और वो चुनाव जीतेगा। ठीक है, सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, ये क्या चल रहा है? कांग्रेस कह रही है कि हम तो मजबूत हैं, आज आप बिल्कुल सेफ साइड बैठे हुए हैं। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी तो चाहे जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का उदय होना हो, एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और मूल्यों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ भी नाम गए गरिमा जी, कोई हेडलाइन नहीं बनी, ना न्यूज चैनल में बनी, ना प्रिंट मीडिया में बनी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने अलग लिस्ट भेजी है या प्रभारी ने अलग लिस्ट भेजी है, सह प्रभारी ने अलग लिस्ट भेजी है, भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने अलग लिस्ट भेजी है। ये तो कहीं आपको कहीं सुनने को नहीं मिला, ना देखने को मिला। चर्चा तो कांग्रेस के ऊपर ही है। गणेश गोदियाल जी अपनी लिस्ट बना के बैठे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष करणमेरा जी अपनी लिस्ट बना के बैठे हैं, प्रदेश प्रभारी शैलजा जी अपनी लिस्ट बना के बैठी है, हरीश रावत जी भी अपनी लिस्ट बना के बैठी है, और हरक सिंह रावत तो तमाम बयान उनके देख ही रहे होंगे आप चर्चाओं में किस प्रकार से घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जिस पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं होता है, जिस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती है, अपने आप में नेता बने घूमते हैं, तब ये इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। और वैसे इनके परिवार का मामला है, मगर जनता ये देखती है क्योंकि राजनीतिक सहपाठी है वो हमारे कांग्रेस अगर देखा जाए, और हम भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए अभी कार्यकर्ता किस प्रकार से वहां पर लगा हुआ है, लोगों के साथ लगा हुआ है। हमारे लिए बहुत दुखद था कि जब हमारी पार्टी की विधायिका शैला रानी जी का देवासान होता है, हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था कि हमारी एक ऊर्जावान विधायक को हमने खोया। फिर भी हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उस विधानसभा को मैं जब तक विधायक नहीं मिल जाता यहाँ के विधायक के रूप में काम करूंगा। उन्होंने तमाम वो कार्य जो बहुत ही आवश्यक थे उन कार्यों की उन्होंने वहां पे घोषणा भी करी है, और भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है उसको धरातल पर उतारती है, और चाहे उसका शिलान्यास हो चाहे उद्घाटन हो, वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है जब उसकी घोषणा भी करती है। और अभी तो आपको ड्रामा देखने को और मिलेगा, क्योंकि तमाम लोग घूम रहे हैं इस समय कांग्रेस के बाजार में, जो सोच रहे हैं कि टिकट मिल जाए तो कुछ हासिल हो जाए, मगर हासिल कुछ नहीं होने वाला। केदारनाथ की जनता बहुत ही जागरूक है। केदारनाथ के लिए जब आपदा भी आई थी उस समय एक जो सत्ता का पक्ष का जो काम होना चाहिए था, उन्होंने कुछ भी नहीं वहां पे देखने को नहीं मिला। आज केदारनाथ, भव्य केदारनाथ देख लीजिए, वहां पे जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किए हैं, ये कहते हुए सुखद होता है कि 2022 तक जो लक्ष्य तय किया गया था कि इन परियोजनाओं पे काम होना चाहिए, उन सभी परियोजनाओं पे पर्यावरण की दृष्टि से, सांस्कृतिक और अध्यात्म दृष्टि से वहां पे सारे काम हुए। और अभी जो 188 करोड़ की लागत से जो काम भी हो रहे हैं वो बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं। आज वहां पे भव्य पंडाल है, आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य मूर्ति वहां स्थापित की गई है, और तमाम वो कार्य वहां पर किए गए हैं जो धर्मानुरागी आते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप। आप 2013 का वो स्थिति याद करिए, आज 2024 में हम बैठे हैं, आप आकलन कर सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति थी और आज के समय में क्या स्थिति है।
आज वहां पर केदारनाथ में 13 लाख से अधिक धर्मानुरागी वहां पर दर्शन कर चुके। अभी लगभग 20 दिन की यात्रा और भी है। हमारे लिए कभी भी जब केदारनाथ का नाम आता है, हमारे लिए वहां पर जिस प्रकार की श्रद्धा और आस्था है, उसी आस्था के साथ हम वहां के लोगों के लिए बड़ी जीवटता के साथ काम करते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी अगर राजनीतिक गतिविधियां होती है वो पार्टी के दायरे में और पार्टी के जो कोरम है उसके अनुसार होती है। कांग्रेस के यहाँ देख लीजिए सिरपुटवल की स्थिति है गरिमा जी। अभी जैसे जैसे ये नामांकन की तारीख आएगी, आप देखिए कि किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होगी। पहले भी आपने देखा जब इनके पर्यवेक्षक किस प्रकार का घमासान होता है, अभी फिर दोबारा से पर्यवेक्षक बनाए तो किस प्रकार का घमासान देखने को मिल रहा है। कुल मिला के ये है, जनता के बीच में कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस में केवल एक बात पे आप इस लाइन को कोट कर सकते हैं कि अपने को बड़ा नेता साबित करने की स्थिति अभी केदारनाथ के अंदर है कि कांग्रेस के अंदर कौन बड़ा है, प्रदेश प्रभारी बड़ा है या प्रदेश अध्यक्ष बड़ा है या हरीश रावत बड़े हैं या गणेश गोदियाल बड़े हैं। ये तमाम ये स्थितियां चल रही है। चुनाव पे किसी प्रकार का वहां के लोगों से कोई इनका सरोकार नहीं है। हमने वहां पर जिस प्रकार से यात्रा चल रही है उस यात्रा को भी सुचारू रूप से चलाना और वहां पर किस प्रकार से राजनीतिक कार्यक्रम करना जिससे कि जो लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। इन सभी बातों पे हमारी सरकार आगे भी बढ़ रही है और हमारे कार्यकर्ता भी इस पे भी आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी सदस्यता अभियान भी चलाया गरिमा जी। किसी भी प्रकार की आपको एक ऐसी सूचना नहीं मिली होगी कि हमारे सदस्यता अभियान में कि ऐसी अनैतिक कार्य किया होगा या यात्रा को किसी प्रकार से रोकने का काम किया होगा। किसी प्रकार का भी आपको देखने को नहीं मिला। हमारी जो पार्टी भी है बहुत ही संतुलित पार्टी है। इसीलिए है कि जो कांग्रेस हमारे ऊपर हंसा करती थी कि हम दो और हमारे दो की पार्टी है, पार्लियामेंट में हमको जब हादसे का पात्र बनाया करती थी, कहते थे कि एक गुजरात से और एक साउथ से कोई छोर ही नहीं मिलता आपस में। मगर छोर ऐसा मिला कि आज भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे अन्य राज्यों में, 15 राज्यों से अधिक राज्यों में हमारी सरकार है। केंद्र में 3 बार ऐसी सरकार बनी है जो गैर कांग्रेसी सरकार है और 3 बार प्रधानमंत्री देने का हमने पूर्ण बहुमत में देने का भी हमने काम किया है। ये हमारी वो आदर्श की नीतियां हैं जो ये स्थापित करती है। और केदारनाथ मुझे पूर्ण विश्वास है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है वो एक हमें महाविजय दिलाएंगे और कांग्रेस का जो भ्रम है वो टूटेगा। क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी गरिमा जी अभी आपने संपन्न होते हुए देखा। उन्होंने कहा था कि इसकी शुरुआत बद्रीनाथ से और मंगलौर से हुई है। हरियाणा में उसका एक और आपको उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा। आपने देखा कि हरियाणा की महान जनता ने इनके जो झूठे वादे थे, छल कपट की जो नीतियां थी, छद्म युद्ध का जो इनका प्रोपोगंडा था, वो तो सारा का सारा वहां ध्वस्त हो गया। ये दिखाता है कि कुछ समय के लिए आप सफलता हासिल कर सकते हो, मगर अगर आपको लंबी सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए ग्राउंड पे काम करना होता है। एक उदाहरण के साथ अपनी बात को गरिमा जी खत्म करना चाहूंगा। एक बार सचिन तेंदुलकर की, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जिनसे कि बहुत नए खिलाड़ी प्रेरणा भी लेते हैं, जब वो जिम्बाब्वे गए थे उस समय के जिम्बाब्वे के सबसे अच्छे बॉलर हेनरी ओलंगा नए आए थे। उन्होंने सचिन को पहले ही मैच में उनको क्लीन बोल्ड कर दिया वाई पीटली उन्होंने पूरे विश्व में कि सचिन जैसे महान बल्लेबाज को एक नए बॉलर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मगर उसके बाद देखिए कि अगले मैच के बाद किस प्रकार से उनके पूरे कैरियर को सचिन तेंदुलकर ने तबाह कर दिया, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर था। और भारतीय जनता पार्टी का भी लोगों के बीच में काम करने का बेसिक क्लियर है। और कांग्रेस का जो बेसिक केवल चुनाव के समय आता है, केवल 15 दिन के लिए थैला उठाते हैं। उसमें भी आपस में इनके जिस प्रकार की सिर्फ फुटबॉल होती है, एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाने की कोशिश होती है। और दिल्ली से उत्तराखंड की दौड़, उत्तराखंड से दिल्ली की दौड़, यही लगा रहता है। जनता के बीच में तो नहीं है। हम तो अभी भी जनता के बीच में है। हमारे तमाम कार्यकर्ता वहां पे लगे हुए हैं, तमाम मुख्यमंत्री वहां। अच्छा, आप इस समय बरसात का मौसम अभी खत्म हुआ है गरिमा जी, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। वहां केदारनाथ आपदा आती है, इनकी तथाकथित यात्रा चलती है, उसमें इनको सहयोग ना करते, ये सहयोग वहां पे सहयोग ना करिए, बल्कि जो राहत कैंप थे, जो जहां भंडारे लग रहे थे, उस कैंपों में धावा बोलने का काम किया। वो वीडियो ऑडियो तो आपने चलाया, हमने तो चलाया नहीं कि भाई उनके करण मेहरा को उसमें धावा देने का काम कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष, वहां से उनको किस प्रकार से भगाया गया। हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री को जैसी सूचना होती है, सूर्य की पहली किरण निकलते ही वो वहां पर पहुंचते हैं। और वहां पर पहले से ही हमारी टीमें सारी, जब से यात्रा शुरू हुई, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, स्थानीय जिला प्रशासन, स्थानीय आपदा प्रशासन पहले से ही काम कर रहा था। इसीलिए यात्रा इतने जल्दी सुचारू रूप से चल पाई और अभी लगातार चल रही है। अभी कल ही मेरे साथीगण वहां से आए कि इतना हुजूम उमड़ रहा है इस समय यात्रा का, ये लगता नहीं है कि आपदा भी आई थी। हमने आपदा के समय भी और यात्रा जब चल रही है इस समय भी जैसे कार्य करना चाहिए, उन कार्यों पे
पूरा सरकार कर रही है। इसीलिए ऑल हमारे लिए जो हमने जो रोबे की व्यवस्था करी हो, उनके लिए व्यवस्था करनी हो या यमुनोत्री के लिए व्यवस्था करनी हो, हमने उनको कहे पहले जब जैसे ही हमारी सरकार आई हमने काम किया। यमुनोत्री का रोबे तो उदाहरण है। अगर ये राजनीतिक विषय की बात करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, यमुनोत्री का रोबे तो निशंक जी के समय पे स्वीकृत उसको मंजूरी मिल गई थी, मगर ऐसा सत्ता परिवर्तन होता है कि विधर्मी सरकार आती है। हरीश रावत ने उसको खारिज करने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने फिर उसकी शुरुआत करी है, उसकी परमिशन ली है। आज सारे कार्य वो उत्तराखंड में हो रहे हैं। जो आवश्यक कार्य है केदारनाथ, उसमें सबसे एक ऐसी विधानसभा है जहां पर सबसे अधिक काम केंद्र सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो विशेष लगाव केदारनाथ में, इसीलिए वहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने वहां पर बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो चाहे केदारनाथ का मास्टर प्लान हो, वहां पर हमारी सरकार ने लोगों के साथ जुड़ के जिस प्रकार से काम करना चाहिए था वैसे काम कर रही है। आज का केदारपुरी जिस प्रकार से भव्य रूप में अपने आ चुका है, एक भी ऐसी टिप्पणी सुनने को भारतीय जनता पार्टी या हमारे कार्यकाल में देखने को नहीं मिली है कि केदारनाथ में जो पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं उसमें किसी प्रकार के भी वहां के स्थानीय लोगों के कारोबार, स्थानीय लोगों के रहन सहन, स्थानीय लोगों की संस्कृति या उनकी धार्मिक आस्था पे ठेस पहुंची हो। जबकि आदि गुरु शंकराचार्य की जो वहां से जो समाधि थी वो 2013 की आपदा में जिस प्रकार से वो विलुप्त हो गई थी, वहां पर फिर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर जो उनकी एक भव्य जो मूर्ति लगाने का काम किया है, वहां पर आकर्षण का केंद्र है। वहां पर जो धर्मानुरागी आते हैं वो एक बार वहां बाबा केदारनाथ के धाम में माथा टेकते हैं, एक बार आदि गुरु शंकराचार्य के वहां पर माथा टेकते हैं। ये हमारे लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और जिस प्रकार से वहां पर काम किए हैं, ये वास्तव में दिखाता है कि बोलना और करने में कितना अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो धरातल पर करती है। आज वो तमाम कार्य केदारनाथ में हो रहे हैं जो 2013 में होने चाहिए थे और वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी सरकार कर रही है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समय पे कोविड जैसे काल भी आता है, तब भी हमने केदारनाथ की यात्रा को बड़े सुचारू रूप से चलाने का काम किया। हमने उन परिस्थितियों में भी उन सभी मानकों का जो सरकार ने तय किए थे, उन मानकों को तय करते हुए कि 4 धामों की यात्रा बाधित ना हो। उन 4 धामों के लोगों को जिनकी आस्था है वो दर्शन कर चुके, हमने सिलसिलेवार वहां पे भेजने का काम किया। चाहे उस समय केदारनाथ के पुजारी हो, चाहे बद्रीनाथ के उस समय के पुजारी हो, उनको बाई हेलीकॉप्टर वहां से उनके जहां पे साउथ से लाना हो, हमने वो सब काम करिए। हमारे कामों में किसी भी प्रकार का आपको गरिमा जी की विरोधाभास देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है सर, आज मैंने पहले ही कह दिया था अपने सवाल में कि आज आप सेफर साइड बैठे हैं, आपने खूब सारा वक्त भी ले लिया, मैंने भी आपको टोका नहीं। लेकिन देखिए अभी इंतजार इस चीज का है ना कि कांग्रेस कितनी टक्कर देगी, किस तरीके से मजबूत होगी, क्योंकि ठीक है उनकी आपसी अंतर कलह थी कहीं ना कहीं सीटों को लेकर। अब फिलहाल किस तरीके से वो उसे सुलझाते हैं इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के बीच मचे घमासान को लेकर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में देवचंद्र उत्तराखंडी जी जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही रतनमणि ढोभाल जी भी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है, और उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रतनमणि जी का रुख करेंगे, काफी देर से हमारे साथ में जुड़े हुए। रतनमणि जी, कांग्रेस के बीच में गुटबाजी हम पहले भी चुनावों में देखते आए हैं और इस बार के चुनाव में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस उसी मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है इन चुनावों में कांग्रेस इस मझधार को कैसे पार करेगी? क्योंकि अलग अलग गुट हैं, कितने सारे तो खुद सत्यवीर जी ने गिना दिए हैं और बाकी हम सब देख रहे हैं कि इसके पहले भी चुनावों में कांग्रेस का कुछ यही हाल हुआ करता था। अब सीट को लेकर किस तरीके से जो संशय है वो खत्म होगा, कैसे प्रत्याशी का चयन होगा, क्या लग रहा है? कांग्रेस क्या इस भंवर से निकल पाएगी? गरिमा जी, कांग्रेस में तो ये समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है और उसका मैं ये समझता हूँ कि जब राजनीतिक रूप से जो नेतृत्व कमजोर होता है, ऊपर से तो गुटबाजी और ज्यादा होती है,
क्योंकि किसी का नियंत्रण नहीं रहता है उस पर। और फिर सब जितने नेता हैं उतने फिर कांग्रेस हो जाती हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन ये खाली इतने कहने से और इसी से बात नहीं है। जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये आप नहीं कह सकते हैं। वहाँ जबरदस्त गुटबाजी है, लेकिन जबरदस्त अनुशासन भी है। वो हम तक नहीं वो चीजों को आने देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ गुटबाजी नहीं है। लेकिन सर ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसा हो। मजबूत विपक्ष एक बढ़िया चीज है, लेकिन सर जनता के बीच में भी एक मैसेज जाता है। जो बीजेपी के बारे में एक इमेज बनी हुई है कि वो अनुशासनात्मक पार्टी है, वहां कोई रूल नहीं तोड़ सकता, वहां सख्त एक्शन होता है, पार्टी से निष्कासन हो जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या इमेज हो रही है? हर बार गुटबाजी, हर बार आपसी नेताओं के उसमें ही अगर बयान आने लगेंगे तो जनता के बीच में साइकोलॉजिकली भी तो एक माइंडसेट क्रिएट होता है ना, उससे निपटना भी पड़ेगा। बिल्कुल वो सही है। वो जा भी रहा है लोगों के बीच में। हाँ। जो कुछ हो रहा है उसमें कि अब जो प्रवक्ता होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों भाजपा के हों, वो उसको नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग हमें ना उससे मतलब है, ना भाजपा से है, ना कांग्रेस से उतना वो नहीं है। ये जरूर है कि हम लोग वोट तो देते हैं, हम उत्तराखंड में, और वो वोट तो राजनीति पे ही दिया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन ये एक बढ़िया जो चुनाव के समय पे ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर जो आई हैं, वो सूची चली गई है 13 लोगों की सूची। तो चाहे भाजपा की है वो भी दिल्ली में है, और कांग्रेस की भी दिल्ली में है। उत्तराखंड में ना भाजपा का उतना नेतृत्व मजबूत है, ना कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत है कि वो यहाँ पर 1-2 नाम तय करके वो दिल्ली भेज देते हैं, वहां से वो उनको सिंबल मिल जाता है कि भाई चलिए ये कैंडिडेट है। लेकिन वो सब दोनों का दिल्ली में तय होना है। इसका मतलब है जब सब कुछ दिल्ली में तय होना है, राज्य में नहीं हो रहा है कि दोनों पार्टियों की, दोनों शासक पार्टियां हैं, दोनों सत्ता की भागीदार है, कभी कांग्रेस है कभी भाजपा है, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो ये है। उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं लूज करती है, और भाजपा उसको अच्छा उसको कवरेज कराना चाहती है कि कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है। ये सब क्या गुटबाजी, इन्हीं के जो नेता है वो कुलदीप रावत, वो क्या कह रहे हैं? वो गुटबाजी नहीं है। वहाँ ऐश्वर्या रावत, उनके साथ भगत सिंह कोश्यारी जी जा रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं केदारनाथ में। आपके कर्नल कोठियाल तो वो भी दिल्ली में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अरे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई बुरी बात नहीं है ये, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसमें से जब संगठन फैसला ले लेते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है, तो पूरी पार्टी को उसके साथ लगना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी लगती है कि मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वोट तो मुझे भाजपा को करना है। कांग्रेस में ये चीज है कि वो फिर अगर मेरी पसंद का नहीं है तो फिर क्या मैं भी जा रहा हूँ तो ये भी डूबे। चलिए, ये बीमारी से ग्रसित है उत्तराखंड की कांग्रेस। ठीक है। उम्मीद है कांग्रेस इस बात को बेहतर ढंग से समझेगी, और वो अगर सुधार करेगी तो फायदा इसमें उसी का है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में उत्तराखंड के देवचंद उत्तराखंडी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। देवचंद जी, कैसे देख रहे हैं? टिकट पर घमासान, कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। उपचुनाव से पहले दावे तो हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल दावेदारी किसकी होगी क्लियर तो यही नहीं हो पा रहा है। अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। गर्मा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारी तरफ से जो कुछ बताना था वो डोभाल जी ने स्पष्ट कर दिया। हम भी उनका समर्थन करते हैं कि जो वो बता रहे हैं वो सत्य है। लेकिन इसमें कई बातें जो हमको बोलनी चाहिए थी, वो हमारे चौहान जी ने खुद ही बोल दी है। वो छदम की राजधानी, छल कपट की बात, उसके बाद दिल्ली टू देहरादून की जो बात उन्होंने कांग्रेस पर बोली है, शायद उनको अपने गृहमान में नजर नहीं आता है। वही बात अभी डोभाल जी ने बोली है। तो कम से कम हम ये बोलते हैं कि आपने वहां पर जो लगभग 41 घोषणाएं की हैं, वो घोषणाएं जब शैला रानी जी जिंदा थी तब करते और उस पर काम करते। अब जो वो खत्म हो चुकी हैं, जब वो उनका निधन हो गया, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, और उनकी जो पुण्य आत्मा भटक रही होगी, वो क्या सोच रही होगी कि जब तक मैं थी तब तक तो बीजेपी के कान पे जूं नहीं रेंगे। और अब उसने जो है 41 घोषणाएं कर दी हैं। ये घोषणाएं क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हैं?
दूसरी बात आपको बता दें, बीजेपी पे एक सत्यवान चौहान जी ने एक और बात बताई है कि हम जो बोलते हैं वो करते नहीं, जबकि ये उल्टा है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं। ये भारी जुमलों की पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी और झूठी पार्टी है। अभी आपको बता दें कि ये बार बार बोलते हैं कि सड़क वहां ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, तो बड़ी शर्म आती है कि ये बोल किस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि वहां पर भी लोग अभी 5 किलोमीटर से डोली डांडियों में आते हैं। शिक्षा चौपट है। और आपको एक चीज और बता दें कि इनके तो झूठ और सच का ये है कि एक तरफ जो सतपाल महाराज जी मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो पीडब्ल्यूडी में हमारे जेई पद हैं उनको हम वरीयता क्रम में हम उनको जो है उनको रेगुलर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका सरकार की तरफ से आदेश जाता है कि आपकी सेवाएं फिलहाल समाप्त की जाती हैं। तो सतबीर चौहान जी जरा बताइए कि आप मुंह से बोलते हैं क्या बोल रहे हो? आप तो जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है, जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं है। आप तो जनता को छल रहे हैं। तो कम से कम चैनल पर बैठे हुए जनता को गुमराह तो मत करो। और खास तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल जो सब पे आप पे नजर रख रहा है और आपकी उनके लिए जो है हर बार विरोध करता रहा है। इसी कड़ी में कल जो 24 तारीख है, 24 तारीख को आप देखेंगे कि जहां पर जो हमारा परेड ग्राउंड है, इस परेड ग्राउंड में एक भारी जुलूस मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए जाएगा और तब उसमें आप मुद्दा सुनेंगे, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। ऐसे में तो आप चैनल पर जो है रामलीला की तरह रट के आकर के तोते की तरह बोल देते हो। बहुत गलत बात है भाई साहब, ऐसा मत करो। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। आशीष नौटियाल जी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। आशीष जी, आपने सभी की बातों को सुन लिया होगा सर, स्वीकार करेंगे कि चीजें थोड़ी सी मेस हैं? देखिए गरिमा जी, सबने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली। हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, हमारे देवचंद उत्तराखंडी जी बैठे हैं। अगर मैं जो बातों को बोलता हूँ शायद लगता है कांग्रेसी इसलिए बोल रहा, पर इसकी बात तो ऐसी है। लेकिन आपने अन्य लोगों की बात भी सुनी और मेरे से बड़े सीनियर हैं जिन लोगों ने बात को बोला है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है और कांग्रेस। देखिए गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी की अगर कोई एक्टिविटी है, हो सकता है अगर वो एक्टिविटी गलत होती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होगा, जनता को नुकसान नहीं होगा। सर जो हो भी रहा है, देखिए सर माफी आपको टोक रही हूँ, मैं नहीं चाहती आपको टोकना, आप कंप्लीट करिएगा। लेकिन ये मेरा भी सवाल है कि ठीक है, रतनमणि जी ने भी आपके पक्ष में कुछ बातें बोली कि आपके यहाँ भी है, दिखता नहीं है, लेकिन सर उसका नुकसान कौन उठा रहा है? क्या आप पिछले कई चुनावों से उसका नुकसान नहीं उठाते आए? आप गरिमा जी ठीक कह रहे हैं। देखो, जनता को कहीं हम कोई नुकसान तो नहीं दे रहे। एक बात है, चलो बड़ी पार्टी है, ज्यादा नेता है, देखो हमारे नेताओं की कमी नहीं है। हर नेता अपने आप में वर्चस्व वाला है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि दिनेश अग्रवाल जी को उठा के ले गया तो खुश हो गए, हम तो नेता ले आए। अरे आप लोग खाली, हमारी पार्टी में नेता है और हर नेता अपने आप में पूरी क्षमता रखता है। इस प्रकार के नेता नहीं है जो पीछे पीछे घूमते रहे। तो ठीक है, गोदियाल जी की हो सकता है कोई पसंद हो सकती है, गोदियाल जी हमारे बड़े नेता हैं, रावत जी बड़े नेता हैं, हमारे कर्ण महाराज जी तो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, सब हैं। और ठीक है, एक दायित्व मिला था पर्यवेक्षकों को कि आप जाएं, जांच करें और उसकी रिपोर्ट लेके आए। वो रिपोर्ट लेके आए और रिपोर्ट उत्तराखंड अंदर से लाए। कोई ऐसी बुराई भी नहीं कि उत्तराखंड बाहर से रिपोर्ट लाए। ठीक है, अगर उन्होंने महाराज जी को उत्तराखंड में रिपोर्ट नहीं दी और दिल्ली में दी, तो दिल्ली में भी महाराज जी बैठेंगे और सब उस पर संज्ञान लेंगे, उस पर चर्चा होगी, खुले मंच पर आपस में चर्चा भी करेंगे और निश्चित एक अच्छा कैंडिडेट जिसको चुनना चाहिए उसको चुन के केदारनाथ देंगे, जिससे कि केदारनाथ का विकास हो सके। केदारनाथ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उस सबको जवाब जनता को देना है। जनता के पास एक समय है कि केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने हरकतें करी हैं और आज वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने बना दिया, रहे, ये तो हरीश रावत जी के टाइम पे डेवलप हो चुका था। आपने क्या बना दिया? ये तो वाहवाही लूटने के लिए वहां पर गए थे कि हम कर देते हैं निर्माण, हम ये कर देंगे। अरे आपके घर में अगर मैं कहूँ कि मैं काम कुछ कर लेता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा? जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे तो उन्होंने निश्चित बोला, उन्होंने कहा मेरा दायित्व है, मेरा राज्य है, मेरा दायित्व है, मैं इसका पुनर्निर्माण मैं करूंगा। तुम क्यों करोगे? कि मोदी जी वहां से, मुख्यमंत्री वहां से आते हैं कर दूंगा। अरे आप क्यों करेंगे? हम खुद करेंगे और हमने किया भी। इन्होंने तो सिर्फ उसके नाम पर पैसे खाने का काम किया। लेकिन देखिए ना, देखिए सर, ठीक है, ये सब पुरानी बात है। अभी देखिए वर्तमान की स्थिति में आप देखेंगे आपके यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर ही मंथन नहीं कहेंगे, फिलहाल घमासान शब्द ज्यादा ठीक रहेगा, मचा हुआ है। और एक तरफ बीजेपी है। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं जा रही हूं, आप दोनों दल हैं और मुझे लगता है राजनीतिक दलों के लिए सबसे अहम चीज होती है सत्ता में आना। हर कोई यही चाहता है। अगर आप एक राजनीतिक दल के तौर पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप जनहित की बातें करते होंगे, लेकिन मकसद आपका भी होता है सत्ता में आकर जनता की सेवा करना। और अगर आप लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रहते हैं तो ये पार्टी के लिए बड़े नुकसान की बात होती है। अभी चुनाव है, उपचुनाव में
बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रही है और कांग्रेस है कि प्रत्याशी पर घमासान मचाए हुए है। देखिए गरिमा जी, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं सब वर्चस्व वाले हैं और अच्छे दावेदार भी हैं। तो सर बीजेपी से बड़ी, मतलब बीजेपी अगर कहती है, ऐसा तो नहीं बीजेपी छोटी पार्टी है, ये मतलब कहकर थोड़ा सा तर्क नहीं वाली बात लग रही है। भाजपा के अंदर आप ही के कितनी पार्टी के बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, ऐसा तो नहीं कि आप स्वीकार करेंगे। देखो, दो ही जगह है इस दुनिया में रहने की, अगर सच्चे आदमी हो तो विपक्ष में रहो, झूठे और बेईमान हो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। सारे बेईमानों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जो बेईमानी कर रखा होगा या तो तू जेल जा या फिर हमारे यहाँ, दो में से एक ही जगह। तो जो बेईमान था वो भाजपा में चला गया, जो ईमानदार था वो विपक्ष के साथ आज भी खड़ा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो झूठू देखे, अभी सत्यमेव भाई थोड़ी देर पहले कितनी लंबी लंबी झूठे बोले थे, बहुत ही बढ़िया विकास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपके विकास का ही नतीजा है कि आज इतनी बेरोजगारी देश के अंदर है, वो भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। जब ट्रेनों में हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि ट्रेनों में कोई सिलेंडर रख के आ जा रहा है, ट्रैक पर कोई बल्ली रख के आ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। आप देखिए किस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। जो बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उनके राज में बेटियों के साथ क्या हो रहा है सर? आप बड़ी बात तो ये है ना, ठीक है बीजेपी के राज में सारी चीजें हो रही हैं। अभी फिलहाल सबसे बड़ी, मैं तो आपको ही मानती हूँ, नहीं ज्यादा फिलहाल उम्मीद यूकेडी से लगाई जाती है। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तो आप बैठे हैं ना, आपकी पार्टी को जनता क्यों नहीं स्वीकार कर रही सर? चुनाव दर चुनाव अलग अलग जगहों पर भले ही बीजेपी कितना भी पिछड़े, उसका वोट परसेंट असर कम कर जाए, उसमें कुछ भी हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर सर सत्ता में कौन है? जीत और हार के बीच में छोटा सा अंतर होता है। वो चीज आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम वही तो कह रहे हैं ना, क्या आपके जो आप कह रहे हैं, हम बिल्कुल इस बात को ऐसा नहीं है कि दरकिनार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में शीर्ष जो बड़े नेता हैं उनमें दम नहीं है। हरीश रावत जी हो गए, आपके करण मारा हो गए, बहुत सारे आपकी पार्टी में नेता हैं, लेकिन क्या सही निर्णय न लेना ही कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल बन रही है? गरिमा जी, सही निर्णय क्यों नहीं लिया? ना तो एक साथ जब बैठेंगे, मुश्किल कहां पर आ रही है सर? मुश्किल कहां पर आ रही है? एक जगह पर बैठेंगे तो सही निर्णय लिया जाएगा और जिताऊ कैंडिडेट ही चाहिए हमको। यहाँ सेटिंगबाजी वाले नहीं चाहिए, काम किया नहीं किया और दावेदार बन गए। यहाँ तो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और पार्टी निश्चित सब मिलकर एक सही कैंडिडेट पे मोहर लगाएंगे और उत्तराखंड के विकास के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए आपके पास लौटेंगे आशीष नौटियाल जी और चर्चा को हम अपनी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधा लखनऊ अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भी यहाँ पर हैं, मैं देख रहा था, वे आज इसी वर्ष उनका शरीर शांत हुआ है, लेकिन वे यहाँ पर हैं और भी अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है और ये चलना चाहिए कार्यक्रम। राम किंकर जी महाराज भौतिक देह से हम सबके बीच में नहीं है। 2002 में वे भौतिक रूप से हमारे बीच से, हमसे भले ही अलग हुए हों, लेकिन उनकी कथा, उनकी रचनाएं आज भी हम सबको एक नई प्रेरणा देती है, एक नई दिशा देती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इन कथाओं ने बहुत बड़ी जागरूकता का काम किया। यह जन जागरण उसी प्रकार था जैसे मध्यकाल में तुलसीदास जी ने किया था। याद करिए, यह देश जब विदेशी आक्रांताओं से आहत हो रहा था, उस समय, उस कालखंड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से जन चेतना को गांव-गांव में जागरूक करने का काम किया था। रामलीलाओं का मंचन किया था। रामलीलाओं के माध्यम से उन्होंने एक एक गांव को जोड़ने का काम किया था। आज भी गांव-गांव में रामलीलाओं का आयोजन बिना किसी सरकार की आश्रित होकर के आम जनमानस करता है, उसी श्रद्धा भाव के साथ। सभी पात्र उसी गांव के नौजवान बनते, उनके अंदर कला
एक नए रूप में देखने को मिलती है। संवाद की अपनी एक शैली वहां गांवों के अंदर अलग अलग स्तर पर देखने को मिलती है। गांव में सामाजिक सद्भाव स्थापित होता है, सनातन धर्म के मूल्य मजबूत होते हैं। उस समय तुलसीदास जी को भी तमाम प्रलोभन आई थी। बहुत सारे लोगों ने कहा तुलसीदास जी को कि आप भी बादशाह के दरबार में आइए, आपको भी नवरत्न से लोग सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कौन बादशाह? कहा अरे राजा भारत का। उन्होंने कहा नहीं, भारत का एक ही राजा है और राम है। और भारत की रामलीलाओं में आज भी यह मंत्र और यह नारा गूंजता है, बोले राजा रामचंद्र की जय की बात ये तुलसीदास जी ने उस कालखंड में दिया था नारा। उन्होंने कहा था नहीं, भारत का एक ही राजा है, वो केवल राम है, राम के अलावा कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता है। ये है एक संत की निडरता, निर्भीकता। याद रखना, जो मैंने कहा लीक से हटकर के जब भी हम काम करेंगे वह विशिष्ट होगा, लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। श्री राम की कथा इसके बारे में हमारे सामने नहीं एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। महर्षि वाल्मीकि उन्होंने अपने शास्त्र को, महाकाव्य को एक विशिष्ट शैली में, व्यवहारिक संस्कृत में दिया। वाल्मीकि रामायण विख्यात हो गया। तुलसीदास जी ने उसी शैली में रामचरितमानस रचा, हम सबके लिए प्रेरणा का माध्यम बन गया, जन चेतना का माध्यम बन गया। लोगों के घर में कोई भी शुभ कर्म हो, कोई भी मांगलिक कर्म हो, बगैर अखंड रामायण के नहीं हो सकता। आपने देखा होगा बरेली में जन्मे हुए पंडित राधेश्याम जी ने राधेश्याम शैली के माध्यम से एक नई संवाद का सूत्रपात किया और विख्यात हो गए। और युग तुलसी ने भी कथा की जो विशिष्ट शैली थी उसके माध्यम से वे विख्यात हो गए। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी का है। आयोजन पूरी भव्यता के साथ होने चाहिए। उनकी स्मृतियों को, हमें उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को उनके स्मृति ग्रंथ के रूप में, उनकी विशिष्ट जो संबोधन है, जो विभिन्न प्रकार के उद्धरण हैं, उनके माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं पूज्य राम किंकर जी महाराज। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं, सत्यवीर सिंह चौहान जी के पास में जाएंगे। सत्यवीर जी, ठीक है, हमने गुटबाजी की बातें कर ली, कांग्रेस कहां कहां पर कमजोर है उस सब को लेकर बातें कर ली। आप आगे चल रहे हैं, आपने स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार कर ली है, प्रत्याशी फिलहाल आप क्या उतारेंगे, कहीं ना कहीं सहानुभूति भी आपको मिलेगी, ये सारी बातें हमने कर ली। लेकिन बड़ी बात यह कि सर अग्नि परीक्षा तो आपकी भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको जीत नहीं मिलती है तो बड़े सवाल हो जाएंगे। इसके पहले उपचुनाव हुए थे बद्रीनाथ और मंगलौर में, बीजेपी की क्या स्थिति रही थी? गरिमा जी, जब बद्रीनाथ और ये मंगलौर के उपचुनाव के जब परिणाम सामने आए, भारतीय जनता पार्टी तो हर करती है। जब 2022 के चुनाव 22 के चुनाव विधानसभा के हुए, उसके बाद भी समीक्षा की थी। उसका परिणाम है कि 2024 में उससे अच्छे बेहतर परिणाम मिले। हमारी 47 सीट पे सर बिल्कुल लगी हुई सीट है। अगर वो उसके बाद हमारी 62 से अधिक सीटें आई है। और ये भी कहा गया कि भाई ये दो चुनाव है, ये विपक्ष के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है। तो हम अगर ये इसी विषय में अगर जाना चाहते हैं तो बात मैं कहता हूं कि हमारे लिए सबक अगर मानते हो आप, तो आप देख लीजिए कि हमने के हरियाणा में किस प्रकार से तीसरी सरकार बनाई है। ठीक है और जी गरिमा। हाँ, लेकिन सर ये इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी भी, क्योंकि इस सीट पर ऐसा तो नहीं अभी बिल्कुल लगी हुई सीटों पर, दोनों ही सीटों पर आपको हार मिली, तो अग्नि परीक्षा तो यहां पर है। तो पूरी तरीके से ये कह देना कि उनके ही पक्ष में सारी नेगेटिव चीजें जाएंगी, कैसे सही हो जाएगा सर?
ठीक है, वो उनकी पार्टी की अंतर्कलह हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक है, हमने उस पर खूब चर्चा की, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी के चुनावों में भी हमने देखा, इसके पहले आपके जो चुनाव हुए थे, भले ही वो सत्ता में नहीं आए, कई सीटों पर उनका जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ा था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हर जगह पर एकदम क्लीन स्वीप करती चली गई थी। किसी भी चुनाव में आप देख लें तो नुकसान तो बीजेपी ने भी उठाया है ना। गरिमा जी, कुल मिला के उत्तराखंड में विधानसभा के अभी तक के 4 उपचुनाव हो चुके हैं। बद्रीनाथ, मंगलौर, चंपावत और बागेश्वर में भी हमको भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करी। चंपावत में तो ऐतिहासिक विजय हासिल करी, आज तक किसी को भी किसी विधानसभा इस पर इतना वोट परसेंट नहीं मिला। और वहां पे पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के किसी विधायक की जमानत भी जब्त हुई है। तो संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए, तो अगर विश्लेषण किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने मंगलौर में भी अपना, जहां पर जमानत होती थी, वहां पे अपना वोट शेयर बढ़ाया। मात्र 421 वोटों से हमें इस प्रकार के परिणाम देखने को मिले। हम 2 से चले थे, हमने जो यात्रा तय करी है, उस यात्रा में हमने भारत की जनता को साथ में लेते हुए उनके सरोकारों का ध्यान में रखते हुए, लेकिन देखिए ये नतीजे बहुत अहम है, ये नतीजे बहुत अहम है। उपचुनावों में हार, भारतीय जनता पार्टी बड़े विश्वास के साथ ये कहती है। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। रतन मणि जी का रुख कर लेते हैं। रतन मणि जी, उपचुनाव में जो नतीजे थे वो हैरान कर गए थे, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बीजेपी मजबूत थी, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनावों में दोनों ही सीटों पर हार मिलने से एक बड़ा झटका भी लगा था। और उसका क्या असर इस वाले उपचुनाव पर नहीं पड़ेगा, या सिंपैथी ज्यादा जाएगी इनकी ओर? गरिमा जी, ये जाहिर है, लेकिन वो अगर लोकसभा का भी आप मत प्रतिशत देखें और उससे पहले का आप तुलना करेंगे तो बीजेपी का मत प्रतिशत भी गिरा है। बशर्ते है कि 5 सीटें वो जीते हैं, और हमने तो बधाई दी थी उनको, कोई नहीं, तो जीत तो जीती है, लेकिन जो वोटों का प्रतिशत है वो भी उनका कम हुआ था। और ये बद्रीनाथ विधानसभा में, उसमें भी उनका मत प्रतिशत बहुत कम हुआ है। और यहाँ इसके बावजूद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संसाधन संपन्न पार्टी है, वो सत्ता में है, और सारे ताम झाम सब कुछ है उनके पास। एक कार्यकर्ताओं की एक टीम भी है जो उस पर, तब कैंडिडेट कोई भी आ जाए वो भाजपा के लिए वो काम करेंगे। वो समर्पित जो लोग हैं, वो तो सवाल उस पर तो कोई दो बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ विधानसभा में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। बिल्कुल, यानी देखिए उसमें बहुत सारी चीजें होती है। जब चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियां अपनी कुछ भी बातें कह ले, लेकिन जातिगत समीकरण, स्थानीय मुद्दे, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, और इनको पूरा कर पाने में इन सारी चीजों पर क्या खरी उतरी है बीजेपी, ये बहुत अहम होगा। चलिए ठीक है, देवचंद्र उत्तराखंडी जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। देवचंद जी, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी के लिए भी मुश्किल है? कांग्रेस पर हमने खूब चर्चा कर ली, बीजेपी कैसे इन सब चीजों से बाहर निकलेगी? क्योंकि उपचुनाव वाली हार का डर तो अभी भी है, और इसका भी एक मैसेज केदारनाथ में भी गया होगा। बिल्कुल लगी सीटें हैं इस बार जो है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है, और उत्तराखंड क्रांति दल निरंतर अपना कार्य कर रही है। दूसरी बात, एक चीज आपने देखा होगा, दोनों पार्टी बार बार बोलती है जिताओ कैंडिडेट, जिताओ कैंडिडेट, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र ऐसा पार्टी है जो जिताओ कैंडिडेट न बोलकर सिर्फ ये कैंडिडेट बोलती है कि जो जनता की सेवा करे। वो अलग बात है कि जनता ने अभी तक हमको ये आशीर्वाद नहीं दिया, और जिस दिन वो ये आशीर्वाद दे देगी उस दिन हम जनता को कर दिखाएंगे कि हमारा जिताओ कैंडिडेट नहीं है, और इनका तरह बिकाऊ कैंडिडेट नहीं, बल्कि एक जनता की सेवा करने वाला कैंडिडेट हमारे पास होगा। और अभी भी हमारा कार्य उस पर चल रहा है। हमने एक समिति बनाई हुई है, समिति वहां जाकर कैंडिडेट को चुनेगी, और निस्संदेह इस बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए वहां पर इस बार समीकरण अपने आप में सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। और बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से कल होने वाली हमारी जो उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी देहरादून में कल परेड ग्राउंड से टांडो रैली जब होगी, तब वो असली मुद्दों पर सारी जनता और उत्तराखंड की पूरी जनता इस बात पर समझ जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड की जनता आप देखिए क्या समझती है, देखना बहुत अहम होगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। फिलहाल उपचुनाव की जो बयार है वो काफी तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस में रार के बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस इस गुटबाजी से एक बार फिर से कैसे पार पाएगी। हालांकि 2 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई थी, जिसके बाद बीजेपी के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करना। अब बीजेपी भी किस तरह, क्या शैलारानी की बेटी कोई प्रत्याशी बनाती है, उनके परिवार से किसी को प्रत्याशी बनाती है, फिलहाल इस पर लगातार संशय बरकरार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।